हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री की पाठशाला 2026-2027 के लिए जो प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, तो उसी सीरीज को क्लास 12th के लिए आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 12th में जो चैप्टर है वो कौन सा है? पहला चैप्टर है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो इस बिलियन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श बिलियन। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जो है लेक्चर 7 और जा चुके हैं इस चैप्टर से ही संबंधित। ठीक है, तो जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है इससे पहले का लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को विजिट करें। ठीक है, अच्छा, ये जो लेक्चर होगा ये मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, 2027 के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर सरल से सरल शब्दों में केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर एक वीक बच्चा, चाहे वो कितने ही जो है वीक क्यों ना हो, उसको सरल से सरल शब्दों में समझाया जाएगा। चाहे भले ही उसने फर्स्ट ईयर में बहुत कम पढ़ रखा हो, लेकिन उसको इस तरीके से लेक्चर को हमने डिजाइन किया है कि हर एक टॉपिक उसको आसानी से समझ में आएगा, बशर्ते वो एकाग्रता के साथ हमारे साथ जुड़कर जो है बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब बना बनाया मिल जाए कि जो है सब्जी आ गए हमारे घोल घाल के लाए। ठीक है, ऐसा ही कोई हमने बिलियन बना लिया, उसमें हम कोई दवाई घोल के ले आए या टॉपिक घोल के ले आए, आदर्श बिलियन या अनादर्श बिलियन, और लाके हमने बच्चों को पिला दिया, तो समझो उनका जो है एग्जाम जो है क्रैक हो गया, अच्छे नंबर ले आए। ऐसा नहीं, उन्हें भी जो है साथ साथ क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चले अच्छा, फिर आगे आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहले देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे। बिलियन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आदर्श बिलियन क्या होते हैं और अनादर्श बिलियन। पहले आदर्श बिलियन के बारे में जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक, और देन उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, और फिर दोनों में इनमें अंतर कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। ठीक, फिर उसी में हम जानेंगे राउल्ट के नियम से विचलन। राउल्ट के नियम से विचलन, इससे पहले के लेक्चर में हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है। द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम या वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो लेक्चर में जाके देखें, बहुत अच्छे से हमने सरल से सरल भाषा में समझाया है। फिर हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी विलयन यानी कि एजियोट्रॉफिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉफिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक, इसी लेक्चर में। तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर एक बार देखें। ठीक, चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, तो देखो हमें क्या पढ़ना है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो देखें भाई इसमें क्या लिखा है। अच्छा, इसमें जो है जो भी स्लाइड्स लगी हुई हैं, इन स्लाइड्स को हमने स्वयं जो है टाइप करवाया है सरल से सरल शब्दों में। ये कोई किताबी लाइनें नहीं लिखी हैं। ठीक है, इन्हें हमने जो है सरल से सरल भाषा में टाइप कराया है। ठीक, ऐसा हमने इसलिए कराया है ताकि टाइम की बचत हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो है लिखेंगे, इन्हीं सब लाइनों को लिखेंगे अपने हिसाब से, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, और पहले से डिजाइन करके ले आए हैं तो इसमें थोड़ा हम लोगों का टाइम जो है बच जाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, उतना समय हम समझाने में लगा देंगे बच्चों को। ठीक है, चलें अच्छा देखें तो क्या कह रहे हैं, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हम जानेंगे आदर्श विलयन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखें, सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लें कि आदर्श और अनादर्श विलयन को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि उस विलयन में राउल्ट का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर राउल्ट का नियम लागू हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर राउल्ट का नियम लागू नहीं हो रहा है तो उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे। बस बात खत्म। अगर हम कम से कम शब्दों में एक लाइन में कहना चाहें तो हम इतना कह के बात खत्म कर लेंगे। ठीक, क्या कहेंगे कि वे सभी विलयन जिन पर राउल्ट का नियम लागू होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, और इसका अपोजिट कर दो अनादर्श विलयन के लिए कि वे विलयन जिन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी सामान्य सी एक लाइन की परिभाषा हो गई। ठीक,
अब अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है काफी सरल परिभाषा हो गई, थोड़ा अगर हम और अच्छे से कहना चाहें तो इसे हम कैसे कहेंगे, देखो क्या लिखा है कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये थोड़ी नहीं स्टैंडर्ड परिभाषा है, ठीक है, अच्छी परिभाषा है, वो बिल्कुल सिंपल थी। इसको आप लिख देंगे तो एग्जामिनर के पास जो है अच्छा गुड मैसेज जाएगा कि बच्चे ने काफी अच्छी परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है, नहीं तो उसे भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही बढ़िया परिभाषा है। ठीक, तो एक बार फिर देख लें, आइडियल सॉल्यूशन किन्हें कहेंगे कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। चाहे कोई भी ताप हो और चाहे कोई भी विलयन की सांद्रता हो, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो चाहे थोड़ा सांद्र विलयन हो, तो दोनों ही कंडीशन में वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो उसको क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, चलें, अच्छा, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहे हैं कि माना कि कोई आदर्श विलयन दो घटकों A तथा B से मिलकर बना है। कोई हमारा आदर्श विलयन है और वो दो घटकों A तथा B से मिलकर बना है, तो यह निम्नलिखित लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। कोई हमने एक आदर्श विलयन ले लिया, हमें मालूम है कि ये विलयन सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है और वो विलयन दो घटकों A तथा B से मिलकर बना है। अब यहाँ पर क्लास से पहले ही हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो A है, ये ध्यान रखना, A जो है वो विलेय है, क्या है, विलेय होगा, और जहाँ पे B आ जाए समझ लेना कि यहाँ पे सर जो है विलायक की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, विलयन किसे कहते हैं, विलेय तथा विलायक को मिलाकर ही हम क्या कह देते हैं, विलयन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विलयन। विलयन में विलायक सदैव अधिक मात्रा में होता है और विलेय पदार्थ सदैव कम मात्रा में होता है। ठीक, अब विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील विलयन और एक होता है अवाष्पशील विलयन। किस आधार पर, कि उसमें किस प्रकार का विलेय पदार्थ घोला गया है। अगर विलयन में वाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया है तो उसे कहेंगे वाष्पशील विलयन। ठीक, और अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया गया, ठीक है, नॉन वोलाटाइल जो है विलेय सॉल्यूट घोल दिया गया है, तो उसको कहेंगे अवाष्पशील विलयन। ठीक, तो राउल्ट का जो नियम हमने बताया था, इससे पहले की क्लास में हमने बताया था द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम या वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हमने बताया था कि ये क्या होता है कि P=X है। जैसे कोई हमारा जो है विलयन है, ठीक है, थोड़ा उसको रिपीट किए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा यही एक विलयन है, इसमें दो घटक हैं A और B, जिसमें A क्या है, विलेय है, B विलायक है, तो दो घटक हो गए। तो घटक A की जब हम बात करेंगे तो घटक A का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। उसी प्रकार अगर हम घटक B की बात करें तो घटक B का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। यही हमारा राउल्ट का नियम था। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कहा था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाएं तो हमें यहाँ पे लाना होगा एक कांस्टेंट हम लेके आए थे PA0 और इनटू X से, तो इसे जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इसे इस रूप में लिखा जा सकता है PB बराबर PB0 इंटू XA। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे XA कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लें, इसको हम लिखेंगे XB। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर PA0 और PB0 क्या है, तो यहाँ पर PA0 और PB0 शुद्ध घटक A और B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। यानी कि जब घटक A को हमने शुद्ध अवस्था में लिया, केवल एक ऐसा मतलब द्रव A को ही लिया, तो उसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, तो वो हो जाएगा PA0, और घटक B का कितना है, तो वो हो जाएगा PB0। ठीक, फिर अच्छा, हमने कुल विलयन का पता किया था, तो कुल विलयन का कैसे निकालेंगे P टोटल, तो हमने कहा था कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे PA प्लस PB, तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल का निकल आएगा। फिर हम क्या करें, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि P बराबर PA0 इंटू XA प्लस
पी बी नॉट इंटू एक्स बी। बस यही हमारा क्या था, राउल्ट का नियम था। तो ये पहली क्लास में, इससे पहले के लेक्चर में जब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा उसको हमने रिकैप करवा दिया। इसकी जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा फार्मूला इस पूरे लेक्चर में काम आने वाला है। ठीक, चलें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये तो हमने रिकैप करवा दिया। ठीक, तो कोई एक आदर्श विलयन है, दो घटक ए तथा बी से मिलकर बना है, तो यह निम्नलिखित लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। या हम कहें कि एक आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं, हम ये पढ़ने चल रहे हैं कि एक आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं। तो देखो भाई, पहला लक्षण हम पढ़ने चल रहे हैं। पहला लक्षण क्या होता है कि राउल्ट के नियम का पालन। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी आदर्श विलयन है तो वो सदैव राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ठीक, क्या करेगा, लिखा है कि यह विलयन सदैव राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। यह जो विलयन होगा वो सदैव राउल्ट के नियम का पालन करेगा। कैसे पालन करेगा, बिल्कुल ऐसे ही पालन करेगा। इसके नीचे ये समीकरण लिख दिया जाएगा। ठीक, इसको आप ना लिखें, ठीक है, तो ये तो मतलब जो है पूरा ही है। और जब राउल्ट के नियम की हम बात कर देते हैं तो केवल जो है इसको ही लिख देते हैं। चलो अच्छा, इसको उठा के यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, तो ये कैसे पालन करेगा, ऐसे पालन करेगा जैसे हम P बराबर P टोटल निकालेंगे, P बराबर PA प्लस PB, यही तुमने पढ़ा है। फिर हमने कहा इसको जो है इस रूप में भी लिखा जा सकता है, P बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो यही तो हमारा राउल्ट का नियम था। तो इस विलयन पे क्या होगा, राउल्ट का नियम लागू होगा। ठीक, तो पहला इसकी विशेषता क्या है, पहला इसका लक्षण क्या है कि आदर्श विलयन सदैव राउल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात P बराबर PA प्लस PB या P बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो पहला लक्षण इसका ये हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगला लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण, आदर्श विलयन का पहला लक्षण पढ़ लिया। टोटल इसके 4 लक्षण पढ़ने हैं। 4 ही लक्षण होते हैं मेनली, ठीक है, होते तो और भी हैं, लेकिन इंटर लेवल पे केवल 4 ही होते हैं। 4 ही पूछे जाते हैं, 4 से काम चलता है। 4 लिख देगा कोई भी बच्चा तो उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखें दूसरा लक्षण, देखें भाई दूसरा इसका क्या कैरेक्टर है। दूसरा देखें, कह रहा है कि मिश्रण का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। देखें कि दो घटकों A तथा B को मिलाने पर प्राप्त हुए विलयन का आयतन। जब हम दो घटकों को आपस में मिला देंगे, दो घटकों को आपस में मिला देंगे A तथा B का, जैसे A को हमने लिया और B को लिया, फिर हमने दोनों को मिला दिया, दोनों का आयतन की बात कर रहे हैं, तो दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। अर्थात मिश्रण के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझें। देखो जैसे यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे ले लें पहले एक पात्र में घटक A, क्या ले लें, घटक A। यहाँ पे घटक A का मतलब हम विलेय पदार्थ की बात कर रहे हैं। ठीक, और दूसरे पात्र में हम ले लें घटक B यानी कि विलायक ले लें। ठीक, तो एक में हमने ले लिया घटक A, एक में ले लिया हमने घटक B। ठीक, और इसकी हमने मात्रा ले ली सपोज करो 10 ml, इसकी भी हमने मात्रा ले ली सपोज करो 10 ml। फिर हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, एक बड़ा सा पात्र लिया, ठीक, और दोनों मिला दिया, यानी उसमें A भी आ गया B भी आ गया। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, ये विलेय है, ये विलायक है, दोनों को मिला दिया तो ये विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब जरा बताओ इनका आयतन कितना हो जाएगा। आयतन का मतलब इनका वॉल्यूम, सामान्य शब्दों में इनकी मात्रा, इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी। तो सामान्य सी बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 ml, 10 ml प्लस कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। यही तो वॉल्यूम होगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पे कही गई। अब इस पॉइंट को इस उदाहरण से ऐसे समझे, समझ में आएगी। देखें, कह रहे हैं कि दोनों घटकों A तथा B को मिलाने पर, देखो हमने मिला दिया, ठीक, मिलाने पर प्राप्त हुए विलयन का आयतन, प्राप्त हुए विलयन का आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। देखो 10 ml प्लस 10 ml कितना हो गया, 20 ml। वही बात यहाँ पे समझाई हमने। अर्थात मिश्रण के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आयतन बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। बदलने मतलब कि 20 से कम हो जाए, यानी कि 18 रह जाए, 17 रह जाए, 19 रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि वो बढ़ जाए,
कि 20 हो जाए, 22 हो जाए, मतलब 20 तो है, 22 हो जाए, 21 हो जाए, 24 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो वो आदर्श विलयन नहीं होगा। ऐसा भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा कब होगा, तो इसी लेक्चर में जानेंगे। अभी यहाँ जो रियल में सही से आदर्श विलयन के लिए वो समझे। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों का जो आयतन होगा वो दोनों विलयनों, दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होगा। अब इसके लिए देखो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो पहले तो हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा। पहले क्या लगाते हैं, डेल्टा। डेल्टा लगाते हैं परिवर्तन के लिए, चाहे परिवर्तन हो या ना हो, हम डेल्टा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, किसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आयतन में। आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक, आयतन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बिलियन की बात कर रहे हैं, बिलियन के आयतन की बात कर रहे हैं। तो हम दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बी मिक्स। क्या लिखेंगे, बी मिक्स। भाई इसका एक आयतन रहा, इसका एक आयतन रहा, और इसका आयतन दोनों को मिला दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी मिक्स। इनका हमने क्या लिख दिया, बी मिक्स। तो डेल्टा बी मिक्स बराबर क्या हो गया, 0। डेल्टा बी मिक्स बराबर 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं है कि ये 0 हो जाएगा, मिलाने 10 और 10 लिया तो 20 हुआ, तो सर यहाँ 0 कैसे हो गया। 0 का मतलब ये है कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादातर किताबों में ऐसे ही लिखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्स बराबर अपरिवर्तनीय, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। कितना होगा, दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक, तो 0 का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, कि 10 और 10 किया तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ देखो योग हो रहा है। 0 का मतलब ये है कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अपरिवर्तनीय भी लिख सकते हैं। 0 की जगह आप यहाँ पर अपरिवर्तनीय भी लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अपरिवर्तनीय भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में या जब हम फार्मूला लगाते हैं, सूत्र को अप्लाई करते हैं अपने आंकिक प्रश्नों में, तो यहाँ 0 मान लेते हैं, तो इसीलिए 0 है। 0 मतलब अपरिवर्तनीय। ठीक, चले, अच्छा, तो पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखें तीसरा वाला पॉइंट समझे, इसी से समझेंगे तीसरा वाला पॉइंट। देखें तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब आदर्श विलयन का तीसरा गुण क्या है। देखें, कह रहे हैं मिश्रण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। देखें, दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। कैसे रहेगी, अपरिवर्तित रहती है। इसका अर्थ यह है कि विलयन बनाते समय ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसको भी इसी में समझे। जैसे हमने घटक ए लिया, इसका जो टेम्परेचर था मान के चलें वो 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो हमने लिया वो भी कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमने दोनों को मिला दिया, तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, इनका जो यानी कि जो विलयन बनेगा ए और बी को मिलाने पर आपस में सॉल्यूशन बनेगा, वो कितना होगा, 10 और 10 20। 10 और 10 20 नहीं होगा, कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ पा रहे बात। जैसे हम क्या करें कि 2 गिलास में पानी ले लें जिनका टेम्परेचर सेम हो। भाई 2 गिलास में पानी ले लें, ए हमने ले लिया 1 गिलास में, बी में हमने ले लिया जो है मतलब दूसरे गिलास में पानी 1 गिलास में, और बी गिलास में, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो जरा दोनों गिलास के पानी को मिला देंगे तो क्या उनका टेम्परेचर डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ऐसे समझे, इनको जोड़ना नहीं है, तो दोनों का टेम्परेचर समान रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ना तो इस सिस्टम से ऊर्जा निकल के बाहर जाएगी, ना सिस्टम से, ना बाहर से ऊर्जा सिस्टम में आएगी। समझ रहे हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब ये नहीं बाहर से तुम गर्म कर रहे हो, गर्म नहीं करना है, नॉर्मल ऐसे ही 10 इसका कर लिया, 10 इसका कर लिया, फिर दोनों को मिला दिया हमने, देखेंगे 10 डिग्री के ही आसपास रहेगा अराउंड। ऐसा नहीं है कि 10 का 20 हो जाए, 15 हो जाए। तो वही बात इस लाइन में यहाँ पर दे रखी है, समझे। तो कह रहे हैं कि दोनों घटकों को मिलाने पर प्राप्त हुए विलयन की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, विलयन की तरह, वॉल्यूम की तरह जोड़ नहीं देना है कि यहाँ पर भी हम क्या करें, उसको जोड़ दें। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि विलयन को बनाते समय ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, ना तो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ठीक ऐसे ही फार्मूला पुट करेंगे। देखें, परिवर्तन के लिए क्या लगाएंगे, हमने बताया डेल्टा।
ठीक। और एंथैल्पी को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल H से, ठीक, कैपिटल H से। और ये निकाल लें मिक्स की, किसकी निकाल लें, मिक्स की। भाई इस बिलियन का निकालना है ना, जैसे इसकी H है एंथैल्पी 10, इसकी है H बराबर 10 डिग्री, इसकी है H बराबर 10 डिग्री, तो टोटल जो H मिक्स आएगा वो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो वही H मिक्स की बात कर रहे हैं, बिलियन की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। कैसी रहेगी, जीरो। जीरो का मतलब अपरिवर्तनीय, जीरो का मतलब क्या हो गया, अपरिवर्तनीय, मतलब इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जीरो मतलब अपरिवर्तनीय है, तो ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक। तो ये तीसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सही से समझने होगी, आगे इस लेक्चर में जो भी हम बताएंगे अनादर्श बिलियन में, जैसे धनात्मक पढ़ेंगे, ऋणात्मक, तो यहाँ से इन चीजों को सही समझ लिया, आगे बहुत सरल हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। हमें ज्यादा फिर मतलब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर सही समझ लें, एक एक बात ध्यान से एकाग्र मन करके सुने, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, छोटी से छोटी बात हम बता रहे हैं। देखो चौथा पॉइंट देखें भाई, क्या कह रहे हैं, चौथा गुण देखें आदर्श बिलियनों का। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, आणविक आकर्षण बल के बारे में हमने पहले बता ही दिया है, जो बच्चे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आणविक आकर्षण बल का मतलब ये है, इंटरमॉलिक्यूलर का ये है कि एक जैसे बिलियन है, जैसे यहाँ पे देखो ए हमने ले लिया, तो इसमें केवल ए के ही तो अणु होंगे, तो ए और ए अणुओं के मध्य, जैसे ए और ए अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। उसी प्रकार बी और बी अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एक बल होगा, उसको क्या कहेंगे, उसे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम दोनों घटकों को आपस में मिला देंगे तो जो बिलियन बनेगा उसके आकर्षण बल में चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो बात करेंगे। देखें तो मिश्रित बिलियन में घटकों के बीच लगने वाला आकर्षण बल शुद्ध घटकों के आकर्षण बल के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। चाहे हम मतलब जो इनकी अलग अलग बात करें, चाहे दोनों को मिला के बात करें, बराबर रहेगा। अर्थात ए और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ए और बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समान होता है, ठीक। अच्छा, इस पूरी लाइन को हम केवल एक लाइन में लिख के अपनी बात खत्म कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ए और ए के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बराबर बी और बी के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बराबर ए और बी के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ये सब आकर्षण बल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ये आदर्श बिलियनों के लिए होगा, ठीक है। अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो फिर अनादर्श में चला जाएगा, तो अनादर्श में अभी इसका अपोजिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, एक बार फिर समझ लें, जैसे ये हमने ले लिया तो यहाँ पर ए और ए अणुओं के मध्य एक अपना आकर्षण बल काम कर रहा है, यहाँ पर बी और बी अणुओं के मध्य अपना एक आकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक। अब ये दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर अब 3 प्रकार के आकर्षण बल काम करेंगे बिलियन में, करें नहीं करें, क्यों, अब ए और ए के मध्य भी आकर्षण बल काम करेगा पहले वाला, बी और बी के मध्य भी आकर्षण बल काम करेगा पहले वाला, और एक नया बल और काम करने लगेगा ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य, क्योंकि ये दोनों मिल गए ना, तो ये पहले तो काम करते ही रहेंगे, ये और एक काम करने लगेगा। तो कह रहे हैं कि ये सब बराबर होंगे, तीसरे पॉइंट में ये बराबर होंगे। देखो ये लिखा है कि ए और ए के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल बराबर बी और बी के मध्य, सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यह जो है आदर्श बिलियन के लिए है, ठीक। चले, अच्छा, तो ये सब तो हमने केवल समझाने के लिए बताया था, ये लिख लें आप, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये हम सब हटाए दे रहे हैं, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो बातें यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, ये इन पॉइंट के जस्ट नीचे लिखा जाता है, इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं जो है बातों का, इन्हीं लाइनों का जो है गणितीय रूप है, ठीक है। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, तो ये 4 गुण हो गए आदर्श बिलियन के। कौन कौन से गुण हो गए? पहला हमने क्या पढ़ा कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दूसरा,
कि जब हमने विलयन तैयार किया तो विलयन में प्राप्त हुए विलयन का आयतन अपरिवर्तनीय रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तीसरा, मिश्रण की एंथैल्पी अपरिवर्तनीय रही, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। चौथा, इनके मध्य विलयन में जो ए और बी के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल था वो ए और बी के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल के बराबर था। तो ये चार हमने कैरेक्टर जो हैं एक आदर्श विलयन के पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखें भाई, अब हम देखेंगे आदर्श विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखें क्या क्या है। देखो, कह रहे हैं कि बेंजीन व टाइलुइन द्रवों से बना विलयन। जब आप बेंजीन को ले लें C6H6, टाइलुइन को ले लें C6H5CH3, ठीक है, और इन दोनों द्रवों को मिला दें तो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही चार बातें उस पर लागू होंगी उसके विलयन पे जो अभी हमने बताई। ठीक, दूसरा देखें, N-हेक्सेन व N-हेप्टेन द्रवों के मिलाने से बना विलयन। या आप चाहे N-हेक्सेन ले लें, N-हेप्टेन ले लें, इन द्रवों को आपस में मिला दें तो वो भी आदर्श विलयन होगा। ठीक, उसी प्रकार मेथेनॉल व एथेनॉल द्रवों को मिलाने से बना विलयन। उसी प्रकार क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन को मिलाने से बना विलयन। तो ये सब आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। जैसे हमने यहाँ पे चार लिख दिए हैं तो चारों पढ़ लें और दो लिख दें, दो से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर चारों लिख देंगे तो और अच्छी बात, नहीं तो दो तो लिख ही दें अपने एग्जाम में। ठीक है, दो पर्याप्त हैं, दो से ज्यादा नहीं। चार हमने दे दिए हैं। ठीक, फिर देखो नोट करके यहाँ पर एक बात दे रखी है, वो देखें। नोट कह रहे हैं कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो क्या लिखा है, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ राउल्ट के नियम के अनुसार सामान्य बनता है। इससे पहले का जो लेक्चर हमने लिया है, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने राउल्ट के नियम को पढ़ाया है। तो उसी में हमने राउल्ट के नियम का ग्राफ भी समझाया था। वो पूछा जाता है, अति लघु में भी पूछते हैं और जब लॉन्ग में पूछ देते हैं तो उसमें राउल्ट का नियम भी लिखते हैं, राउल्ट के नियम का ग्राफ भी बनाते हैं, सीमाएं भी लिखते हैं। ठीक है, जब लॉन्ग में पूछा जाए दीर्घ में, नहीं तो 2 नंबर में अलग से पूछ देते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर देखा है तो वही वाला जो है ग्राफ यहाँ पर सेम बनेगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी हम दोबारा हमें फिर भी बनाना पड़ेगा। जब हम आदर्श विलयन में बात करेंगे तो वो विचलन प्रदर्शित करेगा, वहां पे ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा तो हम वहां पे दोबारा बना देंगे। ठीक है, तो अभी केवल इतना जान लें कि आदर्श विलयन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो राउल्ट के नियम के अनुसार ही बनता है। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी हम बता रहे हैं इनको अपनी जो है कॉपी में लिखते रहें सभी बच्चे जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, देखें अगला है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के बारे में जो भी हमें जानना था वो हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। देखें भाई, अनादर्श विलयन क्या कहता है? कह रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखें, वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन को सही से समझ लिया, उसकी एक एक चीजें बारीकियों को समझ लिया, अनादर्श विलयन आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, एकदम हलवा हो जाएगा। आप इसको बहुत जल्दी खा लेंगे, मतलब कंज्यूम कर लेंगे, पचा ले जाएंगे। ठीक, तो आदर्श विलयन को ध्यान से इसीलिए हमने समझाया। अब हम इसमें ज़्यादा इतना हमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहाँ इतना समझा ही दिया डीप में। ठीक, तो सीधी सीधी बात है कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। या थोड़ा और अच्छे से कहें तो हम कहेंगे कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, इनके भी कैरेक्टर हम देखेंगे, जैसे हमने अनादर्श के 4 देखे थे, 4 इनके भी देखेंगे। देखो, माना कोई अनादर्श विलयन कोई 2 घटकों A तथा B से मिलकर बना है, यह निम्न लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। या हम कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, तो वही 4 कैरेक्टर देखेंगे, उसके अपोजिट निकल के आएंगे। ठीक, देखें पहला क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनका गुण। कह रहे हैं कि ये राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? विचलन। विचलन का मतलब ये होता है राउल्ट के नियम को ये मानते नहीं है। राउल्ट के नियम में जो फार्मूला दिया गया है, जो भी बताया गया है, तो उससे ज्यादा शो करेंगे या उससे कम शो करेंगे, तो उसको कहते हैं विचलन, डेविएशन। ठीक है, या इसको सामान्य लिख सकते हैं कि यह जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, कि ये राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये राउल्ट के नियम को नहीं मानते हैं।
राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, ठीक। अर्थात अब इसको हम कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में, देखो लिखना भी बहुत सरल। देखो हमने क्या जाना था, राउल्ट का नियम यही तो था, P बराबर PA प्लस PB, ठीक। फिर हमने कहा था कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, P बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, यही तो था राउल्ट का नियम। तो आदर्श विलयन पे ऐसा जो है लागू होता था, ठीक। अब अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम को लागू नहीं कर रहे हैं, तो मालूम इसमें क्या चेंज करेंगे, केवल एक चेंज ये करेंगे कि वो मतलब बराबर नहीं होगा, वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम ऐसा चिन्ह एक लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, ऐसा चिन्ह, बस ये हो गया अनादर्श विलयन के लिए। तो उसको हमने सही समझ लिया, सीख लिया, तो बस इसमें उसी को लिख के ऐसे चिन्ह लगा दो, बात खत्म, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राउल्ट की जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि विलयन का जो कुलदाब होगा वो इनके योग के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक। इसी प्रकार जो है यहाँ पे बात लागू होगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक। चलें अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा अगला इनका कैरेक्टर देखने चलते हैं। अगले कैरेक्टर में क्या कह रहे हैं, देखो वही कैरेक्टर है। देखो दूसरा कह रहे हैं मिश्रण का आयतन, मिश्रण का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। देखें दोनों घटकों A तथा B को मिलाने पर प्राप्त हुए विलयन का आयतन अर्थात B मिक्स, अर्थात B मिक्स दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर ना होकर, यहाँ बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर ना होकर या तो अधिक होगा या कम होगा, या अधिक होगा या कम होगा। आदर्श विलयन में भी हमने पढ़ा, हमने क्या कहा था, दोनों मतलब जो आयतन होगा, जो B मिक्स होगा, वो दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बराबर नहीं है, या तो कम होगा या अधिक होगा, या कम होगा या अधिक होगा। अब अगर अधिक होगा तो उसको कहेंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, उसको अभी हम पढ़ेंगे। और अगर कम होगा तो हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। इस आधार पे अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं कि वो जो है मतलब विचलन अधिकता की तरफ दर्शा रहे हैं या लोअरिटी की तरफ, कम की तरफ दर्शा रहे हैं। अगर अधिक की तरफ दर्शा रहे हैं तो धनात्मक अनादर्श विलयन, और अगर जो है कम की तरफ दर्शा रहे हैं तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन इसको कहेंगे। सिंपल सादा सी बात है, ठीक है, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिसिटी नहीं, कोई जटिलता नहीं है, ठीक। हर एक बच्चा आसानी से हमारी बातों को, इन बातों को समझ सकता है, ठीक। तो कहें बराबर ना होकर अधिक या कम होगा, अर्थात यह परिवर्तित होता है, यानी कि बदल जाएगा। वहां हमने कहा था अपरिवर्तनीय, ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए देखो फार्मूला हम क्या लिखेंगे, डेल्टा, डेल्टा हम लगाएंगे क्योंकि चेंज आ रहा है, चेंज आए चाहे ना आए डेल्टा जरूर लगाएंगे, ठीक। यहाँ तो चेंज आ रहा है तो डेल्टा B मिक्स, ठीक है, बराबर हमने आदर्श के लिए क्या लिखा था, 0 यानी कि अपरिवर्तनीय। अब ये बराबर नहीं है तो केवल आप ऐसा चिन्ह आप लगा दीजिए, ठीक। बस ये इसके लिए हो गया इसका गणितीय रूप, ठीक। तो इसीलिए हमने वहां पे इतने अच्छे से वहां समझा लिया, ठीक है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो B मिक्स है वो परिवर्तित होगा, अपरिवर्तनीय नहीं होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं परिवर्तनीय, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, परिवर्तनीय, यानी कि यहाँ पे वो परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तनीय होगा। वहां पे हमने लिखा था अपरिवर्तनीय, ठीक। चलिए अच्छा तीसरा कैरेक्टर देखें, मिश्रण की एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के बाद मतलब ये हो गया डेल्टा H मिक्स, ठीक है, ये हो गया मिक्सिंग की, मिक्सिंग के लिए, ठीक। तो कह रहे दोनों घटकों को मिलाने पर विलयन की एंथैल्पी परिवर्तित हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और इससे पहले आदर्श के लिए हमने क्या कहा था, ना तो ऊर्जा अवशोषित होगी और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो ऑल ओवर अपरिवर्तनीय होगी, 0 हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये लिखा अर्थात या तो ऊष्मा अवशोषित होगी एंडोथर्मिक या ऊष्मा उत्सर्जित होगी एक्सोथर्मिक। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे डेल्टा H मिक्स बराबर 0 और ये ऐसे क्रॉस का चिन्ह, ठीक, इसको कट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि परिवर्तनीय, क्या लिखेंगे, परिवर्तनीय, यानी कि यह चेंजेबल है, ये परिवर्तित होगी, या तो घटेगी या बढ़ेगी, यानी कि या तो ऊष्मा अवशोषित होगी, अवशोषित होने का मतलब या तो ऊष्मा को बाहरी वायुमंडल से एब्जॉर्ब किया जाएगा
ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उत्सर्जित का मतलब ऊष्मा को बाहरी वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये जो है तीसरा इसका करैक्टर हो गया। अब चौथा करैक्टर देखें, आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें क्या होगा, अनादर्श विलयन में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल के मध्य तथा के मध्य हाँ अच्छा ये कह रहे हैं कि अनादर्श विलयन में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण जो बल होगा वो ए तथा बी घटकों के मतलब मध्य लगने वाले आकर्षण बल से या तो कम होगा या अधिक होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पर कहने मतलब ये है, जैसे हमने कहा था कि जैसे ए और बी, ठीक, हमने लिखा था, फिर हम लिखे ए और ए के अणु, फिर हमने कहा बी और बी के अणु। तो हमने कहा था आदर्श विलयन के लिए कि ये बराबर होंगे, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होंगे। या तो ये आकर्षण बल जो विलयन में बनेगा, या तो इनके मध्य आकर्षण बल जो काम जो है कर रहा है वो या तो इनसे तुलना करने में बढ़ जाएगा या इनसे तुलना करने में घट जाएगा। ठीक, तो इसके लिए वही हम ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका लिखने का ये सरल तरीका हो जाएगा। ठीक, अनादर्श विलयनों के ये 4 कैरेक्टर होते हैं। आदर्श विलयन के 4 कैरेक्टर तो सही से समझ लिया तो अनादर्श विलयन एकदम हलवा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, हर एक बच्चा आसानी से सीख सकता है। ठीक, चलें, अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, देखें अनादर्श विलयन के प्रकार। हमने कहा था कि अगर ये ज्यादा वैल्यू शो कर रहे हैं तो धनात्मक अनादर्श विलयन, कम शो कर रहे हैं तो ऋणात्मक। तो बस वही हम पढ़ेंगे, बहुत सरल। देखें हलवा एकदम। अनादर्श विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन, यानी कि जो राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दिखाए, धनात्मक, यानी कि ज्यादा शो करें, आकर्षण बल ज्यादा काम करे। एंथैल्पी में जब बात करें तो वो ऊष्मा को अवशोषित करें, आयतन की जब बात करें तो आयतन बढ़ जाए, तो यहाँ पे धनात्मक प्लस हर चीज बढ़ जाएगी। ठीक, और एक होगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन, यानी कि इसमें घट जाएगा। ठीक, तो इन्हीं दोनों प्रकार के विलयनों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलें, अच्छा देखें, पहले हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन के लिए मुख्य लक्षण क्या होंगे, डायरेक्ट उनके कैरेक्टर, वही 4 कैरेक्टर पढ़ेंगे और कुछ नहीं। आदर्श अनादर्श में यही सभी बच्चों को 4 कैरेक्टर पढ़ने हैं, 4 के अलावा 5वां कैरेक्टर नहीं पढ़ना होता, ना पढ़ना है, ना पढ़ने की जरूरत है। हालांकि और भी हैं लेकिन वो बीएससी लेवल पे हैं। ठीक है, अभी आप सब इंटर के बच्चे हैं तो इंटर लेवल पे जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 कैरेक्टर के अलावा 5वां नहीं पढ़ना है। आदर्श विलयन के 4 कैरेक्टर सही समझ लिए, बस ये सब आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, सरल से सरल हो जाएगा। देखें भाई, वाष्प दाब की बात करें, पहला कैरेक्टर वेपर प्रेशर। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी कि इनका अधिक होगा। जैसे हमने वहां पे क्या कहा था, हमने कहा था कि जो उनका वाष्प दाब होता है, यानी कि कहा था कि जो P बराबर होता है, चलो अभी हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तो इसको हटा देंगे। हमने कहा था कि P बराबर PA प्लस PB, यही तो हमने राउल्ट के नियम में कहा था। और फिर हमने यहाँ पे ये कहा था कि PA नॉट, जब हम वो हटा देंगे, ठीक है, समानुपाती का क्या नाम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो XA प्लस PB नॉट इंटू XB, यही तो हमने कहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाष्प दाब होगा ये परिवर्तनीय है, ये बदल जाएगा। और धनात्मक वाले में ये कैसा हो जाएगा, हमने कहा धनात्मक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे मालूम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। भाई ज्यादा है ना धनात्मक, इसका मतलब ये हो गया कि जो विलयन का जो आंशिक दाब होगा वो उसके शुद्ध घटकों A तथा B के आंशिक दाब से ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। इसको हमने ऐसे कहा था कि PA समानुपाती X से, हालांकि ये तो मोल प्रवाह को लेके हमने बताया था, लेकिन हम दोनों के आंशिक दाब की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इनके योग के बराबर होगा ये।
इसका जो विलयन का आंशिक दाब होगा वो इन दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। लेकिन अगर ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो ये विलयन का ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि P इज ग्रेटर देन हो जाएगा, पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि P इज ग्रेटर देन PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। ठीक, तो ये ग्रेटर का चिन्ह लग जाएगा, अधिकता का, धनात्मक। ठीक, तो ये पहला इनका कैरेक्टर हो गया, पहला इनका कैरेक्टर हो गया ये। ठीक, चलें, अच्छा अगला इनका कैरेक्टर देखने चलते हैं कि भाई अगला कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। देखो, कह रहे हैं मिश्रण का आयतन, यानी कि डेल्टा बी मिक्स। डेल्टा बी मिक्स क्या होगा, हमने बताया बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखें, मिश्रण का आयतन धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, अर्थात विलयन का कुल आयतन घटकों के आयतन के योगफल से अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 से ज़्यादा होगा, 0 का मतलब ये कि यहाँ पे मतलब हमने जो अपरिवर्तनीय है उसको मान लिया 0, तो अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, चेंज होने में ये बढ़ जाएगा, चेंज होने पर ये बढ़ जाएगा। भाई चेंज होने में मतलब कोई वैल्यू 10 रुपये है जैसे, तो हम कहेंगे ये अपरिवर्तनीय है। कैसी अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, तो उसका मतलब यही तो हम समझेंगे, या तो ये 10 रुपये घट के 8 रुपये रह जाएंगे, या ये 10 रुपये बढ़ के मतलब 12 रुपये हो जाएंगे। तो चेंज होने मतलब यही तो है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बी मिक्स बढ़ रहा है, तो इसीलिए डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों, धनात्मक विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्यों बढ़ता है इसको भी बताएंगे अभी कि ये क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि भाई जो है इनका आयतन क्यों बढ़ जाता है, ऐसा इसके पीछे होने की क्या वजह है, क्या कारण है, तो देखें। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। देखें, फिर देखें तीसरा, मिश्रण की एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा H मिक्स। ठीक, इसमें क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, अर्थात विलयन बनाते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। कैसी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसको भी हम लिखेंगे डेल्टा, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया। ठीक, ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं है, क्यों यहाँ पे बढ़ गया। क्यों, जब विलयन बनाएंगे, ए और बी को आपस में मिला के एक विलयन बनाएंगे, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा बाहरी इन्वायरमेंट से। ठीक, तो इसीलिए डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक, अगला देखें आकर्षण बल, चौथा कैरेक्टर अट्रैक्शन फोर्सेस। देखें, विलयन में ए तथा बी, यहाँ कहने मतलब ये है कि ए और बी, विलयन में ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शुद्ध घटकों ए तथा बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। अभी इस बात को समझाएंगे, पहले ये समझ लें कम होगा। ठीक, जैसे क्या कहा इन्होंने, इस बात को समझे। इन्होंने कहा कि ए और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम कर रहा है, फिर उन्होंने कहा ए और ए के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम कर रहा है, फिर उन्होंने कहा कि बी और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम कर रहा है। तो फिर अब धनात्मक के लिए कह रहे हैं कि ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। किससे, इन दोनों से। हालांकि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इनका विलयन का ज़्यादा हो जाएगा। विलयन का कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे ए मतलब ए और बी इज ग्रेटर देन ए बराबर बी माइनस बी। इस तरीके से इसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, या यहाँ पे जो है कभी कभार कुछ किताबों में बराबर का चिन्ह ना लगा के केवल कॉमा लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि वो पहले से नोन है हमें जो है कि ये तो मतलब अलग अलग है, तो इनका अपना विशिष्ट होगा, अपना अलग अलग। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ए और बी के मध्य जो है, इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ए और बी के मध्य आकर्षण बल पहले से जो लग रहा है वो बढ़ गया है तो धनात्मक अनादर्श विलयन है, और घट जाएगा तो ऋणात्मक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, नहीं सॉरी यहाँ गलती, यहाँ पे कम हो रहा है।
कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर जो बिलियन के मध्य जो काम कर रहा है वो कैसा होगा, कम होगा। देखें ए और बी इज लेस देन, ऐसा कैसे होगा इस बात को हम समझाते हैं। देखो कैसे होगा कि यहाँ पर जब ए और बी के मध्य आकर्षण बल जो लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कम हो रहा है। जब आकर्षण बल कम हो रहा है तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, आकर्षण बल कम हो रहा है तो टक्कर यहाँ पे कैसी होगी, ज्यादा होगी अणुओं के मध्य। टक्कर ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, और वेग जब बढ़ेगा तो वेग के बढ़ने से वाष्प दाब P बढ़ेगा। और P तुम्हारे जो है यहाँ पे हमने कैसा बताया था, धनात्मक के लिए P ग्रेटर देन आएगा, धनात्मक के लिए P ग्रेटर देन आएगा। तो हमने अभी जो है धनात्मक के लिए P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB क्यों लिखा था, तो इसी की वजह से तो हमने लिखा था। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कम हो रहा है। अगर आकर्षण बल कम हो रहा है तो इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ रहा है, और वाष्प दाब बढ़ रहा है तो P ग्रेटर देन आएगा विलयन का। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ये सदैव ध्यान रखें। यहाँ पे बाद बाकी जब धनात्मक की बात करते हैं तो हम सब जगह प्लस प्लस धनात्मक की बात करते हैं, लेकिन आकर्षण बल में हम निगेटिव की बात करते हैं, कम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों से गलती हो जाती है, ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे अभी हमें से ही गलती हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये कम होता है आकर्षण बल कम। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है तो इसको ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, कि अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल घटेगा तो अणु दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो जब दूर दूर रहने का प्रयास करेंगे तो जब विलयन को हिलाया जाएगा या इधर उधर रहेंगे तो जानते ही हैं कि पदार्थ में अणु जो है वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं, आपस में टकराएंगे। जितने ज्यादा टकराएंगे, टक्कर होगी, उससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि P बढ़ जाएगा। ठीक, अभी इस बात को एक तरीके से अभी हम और समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें। सही बच्चे ध्यान से सुनते रहें, ध्यान को चीजों को समझते रहें। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर हम समझाएं और किसी बच्चे को समझ में ना आए। अगर बच्चा सही से समझना चाहता है, एकाग्र मन से पढ़ने के लिए मन लगा के बैठा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे समझने से रोक नहीं सकती है। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण देख लें अब। ठीक है, वही 4 कैरेक्टर को लेके हमें बात ही करना है, 4 कैरेक्टर पूरे हो गए हमारे, जान लिया हमने। तो उदाहरण देखो क्या है, उदाहरण हमने क्या उदाहरण देखेंगे धनात्मक जो है अनादर्श विलयन के लिए। पहला है ईथर प्लस एसीटोन से मिलकर बना विलयन। जब हम ईथर और एसीटोन को आपस में मिला देते हैं तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, धनात्मक। एथेनॉल को जल में मिला के बना दो, कैसा बनेगा, हमारा धनात्मक बनेगा। एसीटोन प्लस एथेनॉल से मिलकर बना विलयन, ठीक है, तो बनेगा। तो धनात्मक विलयन के लिए हमने क्या जाना, एक बार फिर देखने कि डेल्टा जो बी मिक्स था वो कैसा था, इज ग्रेटर देन 0। ठीक, डेल्टा एच मिक्स हमने क्या जाना कि डेल्टा एक्स मिक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक, फिर हमने क्या जाना, फिर हमने जाना, अच्छा इससे पहले हमने ये भी जाना कि जो P है, P इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, ठीक है, ये जाना। और चौथा जो हमने कैरेक्टर जाना उसमें हमने क्या जाना, उसका अपोजिट ध्यान रखना है, यानी कि AB इज लेस देन, A और B के अणुओं में मध्य लगने वाला आकर्षण बल A और B और B के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम होगा। तो यहाँ पे ये सब ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, मतलब लेस देन है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। तो ये धनात्मक के लिए हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब व मोल प्रवाह का आरेख। आरेख का मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका एक जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखें भाई, ग्राफ को सही से समझें। देखो ग्राफ कैसे बनाएगा, पहले हम बनाएंगे राउल्ट के विलयन का
राउल्ट के नियम का सामान्य ग्राफ कैसे बनता है आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। हालांकि इससे पहले हमने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे जो है उसको सामान्य तरीके से बनाएंगे, फिर हम समझाएंगे। देखो, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस पर लेंगे हम मूल प्रवाह एक्स, क्या लेंगे एक्स, और पी वाई एक्सिस पर लेंगे वाष्प दाब यानी कि पी, ठीक। इस तरफ जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे मोल प्रवाह बढ़ता चला जाएगा, मोल प्रवाह की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस तरफ से हम जो है मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनका क्या होगा, वाष्प दाब P जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और इस पॉइंट पे हमने विलय ए को मतलब घटक ए को लिया शुद्ध अवस्था में x से, और उसका मोल प्रवाह यहाँ पर 1 है। मोल प्रवाह का मतलब सामान्य शब्दों में समझ लें उसके मोलों की संख्या यहाँ पर 1 है। तो जब उसके मोलों की संख्या 1 है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं कि शुद्ध अवस्था में क्या Pa0 यानी कि शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक अवस्था में ए का वाष्प दाब इस पॉइंट पे ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका मूल प्रवाह 1 है, इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं एक्स ए बराबर 0, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जिस तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे इस तरफ तो इसका मूल प्रवाह का मान घटता चला जाएगा। अब इसके मूल प्रवाह का मान इस तरफ जाने पर घट रहा है, तो राउल्ट का नियम भैया क्या कहता है, P जो है समानुपाती x, P इस समानुपाती x, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर जो है मोल प्रवाह का मान घटेगा तो आंशिक दाब भी घटेगा, अगर मोल प्रवाह बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ेगा। सीधी सीधी बात, इसका मतलब यही है। समानुपातिक मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो उसके साथ साथ वो दूसरी चीज घट रही है। तो ऐसे ही समझ लें, अब जैसे यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू इस तरफ जाने पर घट रही है तो इसका मतलब अगर इसका जो है वाष्प दाब यहाँ पर है तो इस तरफ जाने पर ये ग्राफ ऐसा जाएगा। क्यों, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे ये इसका ग्राफ जो है नीचे गिरता चला जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आगे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाके ऐसे करके मिला देंगे इस पॉइंट पे, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। उसी तरीके से अब हम क्या करें, यहाँ पर ले ले एक्स बी 0, क्योंकि यहाँ पर अगर x से 1 है तो एक्स भी यहाँ पर अभी कैसा होगा 0 होगा, और यहाँ पर हम ले लें एक्स भी 1, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर x भी मौजूद है तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, ठीक। और इस पॉइंट पे हम क्या करें, इस पॉइंट पे हम क्या करें, इस पॉइंट पर यहाँ हम इसका ले लें, ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PV0, ठीक। तो जरा देखें पॉइंट 1 हम यहीं पे ले लें, ठीक। तो अब जरा देखें कि इस तरफ जाने पर इसके मोल प्रवाह का मान बढ़ रहा है तो PV भी बढ़ेगा। अब इस पॉइंट को ले जाके हम इस पॉइंट से ऐसे करके मिला देंगे, ठीक। तो ऐसे करके हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस पे ले जाके ऐसे करके मिला दिया, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्या, अच्छा दोनों का हम P बराबर PA प्लस PB निकालेंगे तो दोनों को ऐसे मिला देते हैं, ठीक। क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है PA प्लस PB, यही तो होता है। तो वही हम दोनों को जोड़ देंगे कि PA0 और PB0 दोनों को हो जाएगा हमारा, ठीक। इसका ये ऐसे वाला, ठीक है, कि PA0 इंटू XA प्लस PV0 इंटू XB, ठीक। तो वो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया राउल्ट के आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, ये आदर्श विलयन का बन गया है, ठीक है। अब हमें बनाना है धनात्मक अनादर्श विलयनों के लिए। धनात्मक अनादर्श विलयनों के लिए ग्राफ लागू नहीं होगा, इसमें हमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करेंगे, देखें उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कलर को चेंज करेंगे। चलो लाल लिए ले रहे हैं, ठीक। देखें धनात्मक है, कैसा है धनात्मक, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो PA0 है ये कैसा होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करो, ग्राफ ऐसा उठा के इनका जो है ग्राफ ऐसा जाएगा बढ़ता हुआ, ठीक। और यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ होगा इसको उठा के आप ऐसे ले जाओ, ये ऐसा जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जो विलयन का होगा वो ऐसा उठा के ऐसे जाएगा, ठीक। सभी बच्चों के पास किताबें होंगी, किताब में देखना ऐसे ही बना होगा,
ठीक। अब वो कैसे बना है समझाने का काम हमारा, डिकोड हमने कर दिया है कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, तो वो हमने समझा दिया। बाद बाकी सभी बच्चों के पास किताबें होंगी, नहीं होंगी तो खरीद लेंगे, ले लें, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए। अब ये हो गया अनादर्श के लिए, ये जो येलो कलर की लाइन है ये आदर्श को दर्शा रही है, लेकिन ये धनात्मक के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये बनाना जरूरी है क्योंकि ये तभी तो पता चल रहा है कि ये विचलन दर्शा रहा है, कम दिखा रहा है, दिखता दिखा रहा है, ये पता कैसे चल रहा है, इन्हीं येलो लाइनों से तो पता चल रहा है कि यहाँ ऐसे आया और यहाँ पे तुम्हारे ऐसे ये बढ़ता हुआ कम, ग्रेटर देन पी ए, ठीक है। पी ए इज ग्रेटर देन पी ए इंटू एक्स ए, ठीक है। यहाँ पे ये नोट वाला, ठीक है, नोट वाला चिन्ह होगा तो इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि P इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ठीक। या इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि P ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा, ठीक। तो जब हम क्या करेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के वाष्प दाब मोट प्रवाह का आरेख बनाएंगे तो इस तरीके का हमको लगभग देखने को मिलेगा। धनात्मक में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, धनात्मक में वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब यहाँ पर उन विलयनों की बात करेंगे जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आए, देखें, नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये भी बहुत सरल है, एक को बच्चों ने सही से समझ लिया है तो दूसरा भी समझना बहुत सरल है। बस इसमें वहां पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे लेस देन कर देना, बस बात खत्म। देखें, ऋणात्मक विचलन के लिए मुख्य लक्षण देखो, पहला वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। समझ गए होंगे इस बात को। अब इसका हम गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने वहां पर कहा था कि P जो है कैसा हो जाएगा, हमने कहा था कि P जो है, P बराबर जो है पी ए प्लस पी बी, लेकिन यहाँ पर कम होगा तो कम के लिए P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक। P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो विलयन बना है उस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, पी ए और प्लस बी के योग से कैसा होगा, लेस देन होगा, कैसा होगा, कम होगा, ठीक। इसको जो है इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, वही वाला रूप, ठीक है। P इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये हो गया, ठीक। तो बहुत सरल है, इसमें कोई जो है वैसी बात नहीं है, बहुत सरल है। तो जहाँ पे कम हो तो वहाँ पे लेस देन का चिन्ह लगाए, ठीक है। वहाँ पे धनात्मक वाले में हमने जो है ग्रेटर देन लगाया, मोर देन लगाया, यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलें, अच्छा अगला देखें, अगला कैरेक्टर देखें, मिश्रण का आयतन यानी कि डेल्टा बी मिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मिश्रण का आयतन ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। अर्थात विलयन का कुल आयतन घटकों के आयतन के योगफल से कम होगा। इसके लिए हम गणितीय रूप क्या लिखेंगे, डेल्टा बी मिक्स, ठीक है, इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बी मिक्स जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल जितना होना चाहिए योगफल के बराबर होना चाहिए उससे कम हुआ। देखो लिखा है कि विलयन के कुल आयतन घटकों के आयतन के योगफल से कम होगा, ठीक। तीसरा देखें, मिश्रण की एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच मिक्स, ये कैसा होगा, एंथैल्पी भी कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। अर्थात विलयन बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होगा,
धनात्मक वाले में अवशोषण हो रहा था, यहाँ पर उत्सर्जन होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक को आपने सही से समझ लिया है तो दूसरा बहुत सरल है, यानी कि डेल्टा H मिक्स, ठीक है, इज लेस देन 0। ठीक, तो ये हो गया। आकर्षण बल की बात करें तो अच्छा, अब यहाँ पे आकर्षण बल की जब भी बात आएगा तो A और B के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल A और B के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल से कैसा होगा, अधिक होगा। उल्टा है आकर्षण बल, जब हम देखेंगे तो उल्टा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि A और B अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल A और A के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल B और B के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। तो A और B के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल कैसा होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इनके यहाँ पे चाहे आप कॉमा लगा दें चाहे बराबर का चिन्ह लगा दें, इनके लगभग एक जैसे होंगे, लेकिन जो विलयन में A और B जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा होगा। अच्छा, लेस देन और मोर देन का मतलब ये चिन्ह समझते हैं, ठीक है। जब जैसे हम चिन्ह ऐसे करके लगा दें, जैसे हमने ये चिन्ह यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब जिस तरफ ये हिस्सा बड़ा है, खुला हुआ है, तो वो उस तरफ वाला ये बड़ा होगा, और जिस तरफ हमने ऐसे करके लगा दिया, ऐसे करके, तो उस तरफ इसका मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया, इस तरफ रखी हुई चीज़ छोटी हो गई। ठीक, जैसे हम क्या करें, एक तरफ लिखें A, एक तरफ लिखें B, और अगर चिन्ह हमने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब A बड़ा है B छोटा है। और वहीं अगर हम क्या करें, A और B लिखें और चिन्ह अगर हम अब ऐसे लगा दें, उसका मतलब A छोटा हो गया B बड़ा हो गया। सीधा देखें कि ये खुला किस तरफ है, तो इस तरफ खुला है तो ये बड़ा हो गया, इस तरफ ये दोनों जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये छोटा हो गया। ठीक, तो बेसिक मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं कि क्या है, तो उनके लिए है बात, बाकी ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे। वो ये ना समझे जो है कि इस तरह में बिल्कुल ही मतलब जो है समझे ले रहे हैं कि हम कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर तरीके के बच्चे जुड़ते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आकर्षण बल को लेके। ठीक, चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही होंगी बातें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही समझा दिया इतना अच्छे से जो है, तो अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो उदाहरण देख लो, उदाहरण इसके कौन से हैं ऋणात्मक वाले के, तो जल प्लस HCl से बना विलयन, ठीक, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म से बना विलयन, मेथेनॉल व एसिटिक अम्ल से मिलकर बना विलयन। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया ऋणात्मक के लिए। उदाहरण ध्यान रखें 3। चले, अच्छा अब देखें ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए वाष्प दाब व मोल प्रवाह में संबंध, यानी कि इसके लिए भी ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ की। यहाँ पे भी हमें ग्राफ एक खींचना होगा। तो देखो ग्राफ खींचने में बिल्कुल सरल ग्राफ है, उसको भी हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वही ग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके जैसे ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, जैसे देखो हमने वहाँ पे क्या रफली बनाए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे करके मिलाया था इस पॉइंट पे, फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसको हमने ऐसे करके ले जाके इस पॉइंट पे मिला दिया। ठीक, तो अब देखो हम ऋणात्मक के लिए बनाएंगे तो मालूम है क्या करेंगे, बाद बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बाद बाकी जो यहाँ पे लिखा जो वहाँ लिखा तो सेम है, वही देख लें। ठीक है, तो ऋणात्मक के लिए, धनात्मक के लिए हमने चीज़ें ऐसे करके यहाँ ले गए थे, फिर नीचे उठा के यहाँ ले गए थे, फिर ऊपर मिला दिया। लेकिन अब ऋणात्मक के लिए क्या करेंगे, ऋणात्मक के लिए नीचे से लेके जाएंगे ऐसे करके। ठीक, इसी तरीके से ऋणात्मक के लिए नीचे से ऐसे से लेके जाएंगे, ऐसे करके इस पे मिलाएंगे। ठीक, अच्छा विलयन का जब हमने निकाला था तो हमने कहा था कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, हमारा विलयन का निकल आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं उसका, ठीक है, ऋणात्मक जो है ना आदर्श विलयन का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऋणात्मक है तो वो नीचे से जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा किसके लिए, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल प्रवाह में संबंध। इसके लिए वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे लिख दें चाहे यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, P जो है एज ऋणात्मक है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, लेस देन PA नॉट इंटू XA। ठीक, तो ये इसके लिए हो गया। ठीक, इसके लिए हम कहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे P इज लेस देन PA नॉट इंटू XB, नहीं
पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक। और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए और प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। बाद बाकी सेम है, बाद बाकी वही, यहाँ पर मोल प्रवाह होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर p होगा, यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, मोल प्रवाह ऊपर जाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर x a होगा, कितना होगा x a बराबर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर x b बराबर कैसा होगा 0 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो x a बराबर यहाँ 1 होगा, x b बराबर यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर कितना होगा, जब यहाँ पर x a 1 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर x b बराबर 1 होगा, ठीक। तो इस बात को यहाँ इसका जो है ग्राफ ये बन गया। बहुत सरल ग्राफ है, कोई इसमें जटिलता नहीं है। आप आदर्श विलयन को नॉर्मल वाला ग्राफ समझ लें सभी बच्चे। धनात्मक बनाना हो तो लाइन ऊपर से ले जाओ, ठीक है, और ऋणात्मक बनाना हो तो लाइन नीचे ले जाओ, बस बात खत्म। और ये फार्मूला उस पर लिख देना है, ठीक। तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हम एक चीज ये समझाना चाह रहे हैं, एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई हमने विलयन लिया, इसको समझे, आकर्षण बल वाली बात समझे। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक विलयन लिया, ठीक, विलेय पदार्थ घटक लिया ए, ठीक। हमने यहाँ पर एक जो है विलेय पदार्थ लिया ए या घटक लिया ए, ठीक। दूसरे में हमने क्या लिया, दूसरे में हमने लिया यहाँ पर बी, दूसरे पे हमने यहाँ पे ले लिया बी। तो अब इसमें क्या है, इसमें घटक ए है, इसमें केवल जो है विलेय पदार्थ ए और ए के ही अणु हैं, जितने भी हों 1000 2000 3000 10000 1 लाख जितने भी हों सब ए के होंगे। यहाँ पर बी घटक है तो इसमें जो है सब बी के ही अणु होंगे, ठीक। तो इनमें क्या होगा, इनमें काम करेगा ए और ए के मध्य आकर्षण बल काम करेगा। इनमें क्या करेगा, इनमें बी और बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम करेगा, ठीक। अब हम क्या करें कि अब हम इन दोनों को आपस में मिला लें, ठीक, एक बड़े से पात्र में मिला लें और इन दोनों को मिलाने पर इनका क्या बना लें, विलयन बना लें। क्या बना लें, विलयन। यही तो अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनका हम विलयन बना लें। तो अब इस विलयन में देखो एक आकर्षण बल, ये दोनों तो काम करते ही रहेंगे, ए और ए के मध्य भी काम करता रहेगा, बी और बी के मध्य भी काम करता रहेगा। एक तीसरा आकर्षण बल और काम करेगा जिसको हम कहेंगे ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य। तो तीसरा आकर्षण बल एक नया और काम करने लगेगा, ठीक। अच्छा, इसको हम माने ले रहे हैं F1, इसको हम माने ले रहे हैं F2, आकर्षण बल है ना, फोर्स। तो फोर्स को F से दर्शाते हैं, तो इसलिए इसको F1 इसको F2 और इसको माने ले रहे हैं F3। समझते रहे ना बात को, ठीक है। तो ये F1 ये F2 और ये F3, तो ये हो गया हमारा। अब जरा हमारा ये देखें कि अगर ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, ये जो विलयन हमने बनाया है अगर ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यही तो होगा F3 बराबर F1 बराबर F2। यही तो अभी हमने पढ़ा था भाई। हमने अभी ये नहीं कहा था कि ए और ए के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बराबर बी और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बराबर ए और बी के अणुओं का आकर्षण बल। तो बस वही बात यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर उसी बल को हमने F3 F1 और F2 से दर्शा दिया, कोई नई बात नहीं है। केवल अभी हमने किसी और रूप में दिखाया था, यहाँ किसी और रूप में दिखा रहे हैं वही चीज, ठीक है। तो F3 बराबर F1 बराबर F2। तो ऐसा जब होगा तो हम कहेंगे कि ये आदर्श विलयन है। कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। इस बात को समझे, ठीक। और अगर एक कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये F3 को पकड़ें, F3 अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये दोनों एक जैसे बने रहे, इनसे लेना भाई, इनको थोड़ी ना, इनको अलग देख रहे हैं। अगर ये F3 क्या हो जाए, F3 मान के चलो अगर ये ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, किससे हो जाए, F1 और F2 से ज्यादा हो जाए,
तो जरा देखो कैसा विलयन बनेगा। देखो F3 अगर ज्यादा हो गया यानी कि यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है। आकर्षण बल अगर ज्यादा काम करेगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, टक्कर कम हो जाएगी। टक्कर कम होगी तो इससे गतिज ऊर्जा कम बढ़ेगी, वेग कम बढ़ेगा, वाष्प दाब कम बढ़ेगा। और वाष्प दाब कम बढ़ेगा तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में जब कमी आ जाएगी तो ये कैसा विलयन बनेगा? ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनेगा। कैसा बनेगा? ऋणात्मक अनादर्श विलयन हमको जो है प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब में कमी हो गई। और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए तभी तो लिखते हैं कि P इज लेस देन PA प्लस PB। यही तो अभी हमने पढ़ा है, P इज लेस देन PA प्लस PB। तो ये हो गया। अब इसी का अपोजिट करें कि अगर F3 जो है ज्यादा हो जाए, F3 कैसा हो जाए? F3 कम हो जाए। ऊपर तुमने ज्यादा कर ही लिया। F3 अगर कम हो जाए F1 बराबर F2 से, तो अगर ये कम हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वाष्प दाब बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो कैसा बनेगा? धनात्मक अनादर्श विलयन। कैसा बनेगा बच्चों? धनात्मक अनादर्श विलयन बनेगा। तो ये धनात्मक अनादर्श विलयन बन जाएगा। ठीक है, तभी हमने कहा था जो है कि इसमें जो है P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ठीक, तो ये बात हमने समझाई। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब चीजें हमारे सामने निकल के आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि हमने इन सब चीजों को वहां पे भी समझाया, लेकिन यहाँ पे हमने बात से एक बार बता दिया ताकि मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, कि अगर ये आकर्षण बल बढ़ रहा है तो इसका मतलब वाष्प दाब घटेगा। वाष्प दाब घटेगा तो ऋणात्मक आदर्श विलयन मिलेगा। और अगर ये जो है F3 यानी कि A और B के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल घट रहा है तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो धनात्मक अनादर्श विलयन मिलेगा, यानी कि P ग्रेटर देन PA प्लस PB हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इसका फुल कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलें अच्छा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बात और बता देना चाहें, दिमाग से हमारे स्किप कर रहा था, जस्ट अभी ध्यान आया। देखो हमने कहा था कि अगर धनात्मक है तो उसमें आयतन बढ़ जाएगा। धनात्मक अगर अनादर्श विलयन है तो उसमें बी मिक्स क्या था? हमने कहा था कि डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन 0 अगर धनात्मक है, प्लस वाला है। ठीक है, तो ये आयतन सर बढ़ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, आयतन इसलिए बढ़ रहा है, धनात्मक वाले पकड़ो। देखो यहाँ पे आकर्षण बल कैसा हो गया? कम हो गया। जब यहाँ पर आकर्षण बल कम हो गया अणुओं के मध्य, तो अणु दूर दूर हो गए। अणु दूर दूर हो गए तो उनका आयतन क्या होगा? उनका आयतन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन हो गया। ठीक, अब फिर हमने कहा था नेगेटिव वाले में डेल्टा बी मिक्स इज लेस देन 0। ये किसके लिए बताया था? ऋणात्मक जो अनादर्श विलयन के लिए। तो यहाँ पर आयतन घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पर अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ रहा है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो आयतन घट जाएगा। अभी नहीं समझे हो इस बात को? जैसे एक पात्र में आप क्या करें, 1 लीटर पानी ले लें और उसी एक पात्र में 1 लीटर जो है कोई सांद्र जो है विलयन ले लें। जैसे जो है चीनी घोल लें, उसी 1 लीटर पानी में आप जो है 100 ग्राम 200 ग्राम जो है चीनी घोल लें, तो आप देखेंगे उसके आयतन में क्या होगी, जो गाढ़ी चीनी वाला सोल्यूशन होगा उसका आयतन कैसा होगा? कम होगा। कुछ कैसा होगा? कम होगा। जबकि पानी का आयतन ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, ज्यादा फैलने का प्रयास करेगा। उसको आप जमीन पे फैला दो पानी को, वो तेजी से भागेगा, ज्यादा आयतन घेरेगा। और चीनी वाले घोल को आप फैलाओगे तो वो उतनी जगह नहीं घेर पाएगा और ना इतनी तेजी से वो मतलब जो है मूव करेगा। तो ये इसीलिए होता है आकर्षण बल के कारण ही। ठीक, चलें अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अब देखते हैं
आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी हमने समझाया है उसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जो भी हमने बताया है। और स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसकी लाइट को हम थोड़ा कम कर दें। देखें अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखो तो ये हो गया धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों में अंतर, जो हमने बताया। बस भाई यहाँ पे कुछ नया नहीं, जल्दी से इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में क्या अंतर है, दोनों में अंतर। देखो ए और बी आकर्षण बल कैसा होगा, लेस देन ए आकर्षण बल या बी आकर्षण बल। भाई हमने बताया कि ए और बी के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल धनात्मक विचलन में कम हो जाएगा, अपोजिट है, ठीक है। ए और बी के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा बी और बी के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल से। दूसरा अंतर देखें, हमने कहा था कि यहाँ धनात्मक है तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए एवं पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे देखो लेस देन होगा तो यहाँ पे चीजें कैसी जा रही हैं, लेस देन जा रही हैं। यहाँ पे देखो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। धनात्मक के लिए देखो ग्राफ हमने ऐसे करके ऊपर तरफ उठाया था और ऋणात्मक के लिए हमने नीचे की तरफ से बनाया था, तो वही सब चीजें बनी हुई, ठीक है। तीसरा देखेंगे डेल्टा मिक्स, मिश्रण को यहाँ पे मिश्रण लिखा गया। डेल्टा मिक्स H बराबर धनात्मक अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। डेल्टा मिक्स H इज ग्रेटर देन 0, ऊष्मा का अवशोषण। यहाँ पे डेल्टा मिक्स बराबर ऋणात्मक होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि डेल्टा मिक्स H लेस देन 0। सब वही चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा मिश्रण B यानी कि जो आयतन को लेके, यहाँ आयतन बढ़ेगा यानी कि विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। तो देखो B मिश्रण आयतन बढ़ा हुआ यानी कि B मिक्स इज ग्रेटर देन BA प्लस BB। यहाँ पे घट जाएगा यानी कि B मिक्स इज लेस देन BA प्लस BB, तो आयतन यहाँ पे घट जाएगा, ठीक। चौथा यहाँ पे देखें, चौथा निम्नतम कथनांक की स्थिति पे धनात्मक विचलन बताते हैं। ये 5वां पॉइंट है, ठीक है। जनरली यही 4 मेन है, इन्हीं को ध्यान रखें, इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलें अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें ये हमारे पास जो है अगली स्लाइड है। इस स्लाइड में हम जानेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर, अभी हमने यही तो दोनों पढ़े, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। फिर हमने अनादर्श विलयन के 2 टाइप पढ़े, तो अब हम पहले जानेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। जो हमने पढ़ा है वही सब है, ठीक है, उसी बस लिख देना है एक लाइन खींच के। आदर्श विलयन में जो क्या कह रहे हैं कि विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल के समान होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वही हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि A और B बराबर A बराबर B, यानी कि समान होंगे, ठीक। अनादर्श विलयन में क्या होगा, विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल से भिन्न, यानी कि कम अथवा अधिक होंगे, या कम होंगे या अधिक होंगे। कम कब होंगे, जब विलयन हमारा धनात्मक होगा। ज्यादा कब होंगे, जब विलयन हमारा ऋणात्मक होगा, यानी कि अधिक होगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए, ठीक। दूसरा वाला देखें, P A बराबर क्या है, PA बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए एवं PB बराबर PB नॉट इंटू एक्स बी। अर्थात ये राउल्ट के नियम का सभी ताप एवं सांद्रता पर पालन करते हैं। चाहे कोई भी क्या हो, तापमान हो या सांद्रता हो, सभी ताप पर सभी कंडीशन पे ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, इसीलिए वो आदर्श विलयन है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि P बराबर जो है ये काट दिया ओब्लिक, ठीक है, PA नॉट एक्स ए एवं PB नॉट इंटू एक्स बी। अर्थात राउल्ट के नियम का सभी ताप एवं सांद्रता पे पालन नहीं करते हैं, तो ये पालन नहीं करेंगे, ठीक है। साथ साथ ये बेहतरीन डायग्राम भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक। तीसरा देखें कि H मिक्स बराबर 0, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य, किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं, ना ऊष्मा का अवशोषण होगा ना ऊष्मा उत्सर्जित होगी। यहाँ पर या तो ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा या ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाएगा। अगर धनात्मक अनादर्श विलयन है तो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, यानी कि वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। और अगर ऋणात्मक है तो ऊष्मा उत्सर्जित की जाएगी तो लेस देन हो जाएगा, ठीक। अच्छा आयतन देखें, आयतन कैसा होगा, दोनों अवयव मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों आयतन के बराबर होगा, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा,
या तो घटेगा या बढ़ेगा। अगर धनात्मक होगा तो बढ़ जाएगा, ऋणात्मक होगा तो घट जाएगा। तो ये दोनों में अंतर बहुत सरल है। टॉपिक को पढ़ लिया है, बस उन्हीं को अंतर कर देना है, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, चलें अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखें अब हमारा जो टॉपिक था आदर्श विलयन क्या, अभी तक हमने पढ़ लिया आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन के गुण क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनके गुण क्या है। अनादर्श विलयन के दो टाइप पढ़े, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक ऋणात्मक। दोनों में अंतर कर लिया, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों में भी हमने क्या कर लिया, अंतर कर लिया। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, जिसको हम कहेंगे स्थिरक्वाथी विलयन, यानी कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। चलें अच्छा इसको जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। देखें कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, यानी कि दो द्रव हम लेंगे तो दो द्रवों को मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाए जिसका एक निश्चित क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, तथा जो घटकों के अनुपात में बिना कोई परिवर्तन किए एक साथ वाष्पित हो जाते हैं, स्थिरक्वाथी विलयन या मिश्रण कहलाता है। स्थिरक्वाथी विलयन या स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक, इस बात को ऐसे समझेंगे। देखो इसके लिए समझने के लिए क्या करें, देखो कि जैसे क्या करें, कोई द्रव ए है, जैसे एक हमने पात्र ये लिया और एक पात्र हमने ये लिया, इसमें जो है द्रव ए है और इसमें द्रव बी है, वो इसमें विलय है, इसमें विलायक है, ऐसे मान लो। ठीक, अब इन दोनों को फिर हमने आपस में मिला लिया, इन दोनों को हमने आपस में मिला लिया, ए और बी का जो हमको क्या मिल गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, तो मिलाने पर क्या होगा, इन दोनों का जो क्वथनांक होगा, इसका जैसे मान के चलो कि क्वथनांक कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इनका दोनों को मिलाने पर इसका जो क्वथनांक होगा वो एक क्वथनांक एक ही क्वथनांक हो जाएगा। अब वो क्वथनांक या तो इन दोनों से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इस आधार पर ये दो प्रकार का होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक न्यूनतम स्थिरक्वाथी विलयन और एक अधिकतम स्थिरक्वाथी विलयन। तो अगर 40 और 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो अधिकतम वाला कम हो गया तो न्यूनतम वाला। अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसको भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, क्यों का भी आंसर मिलेगा, अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हम क्यों का भी आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे 40 है 50 है, तो इसका हो सकता है कि इसका 35 डिग्री हो जाए, इसका 35 डिग्री हो जाए, या इसका हो सकता है कि इसका 55 डिग्री हो जाए। क्या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो वो भी बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, तो उसमें वहां पे हम बता देंगे। ठीक है, तो या तो 35 हो जाएगा या 55 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ तो ये घट रहा है या तो ये बढ़ रहा है। अच्छा ये मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ के घटाओ बढ़ाओ, जोड़ के घटाना बड़ा नहीं है कि 40 प्लस 50 के 90 से 90 से घटा के लिख रहे हैं बढ़ा के, ये ऐसा नहीं होगा। इन वैल्यू से ही देखो, इनसे कम ही जाए, जैसे 50 और 40 से जब कम की बात करें तो इन दोनों से कम ही हो, ज़्यादा की बात करें तो इन दोनों से ज़्यादा ही हो। ठीक, तो ऐसा जो विलयन बनेगा उसका जो क्वथनांक होगा वो एक जैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। अब ये जो विलयन बनेगा ये एक शुद्ध विलायक की तरह काम करेगा, दोनों एक ही क्वथनांक पर उबलेंगे। ठीक है, एक साथ दोनों उड़ जाएंगे, इनमें इतनी तगड़ी दोस्ती हो गई है कि ये दोनों एक साथ उड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है अभी हम बताएंगे आगे जस्ट। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लें कि जब हम दो या दो से अधिक द्रवों को मिलाने पर एक ऐसा विलयन तैयार करें, एक ऐसा मिश्रण बनाएं जिसका एक निश्चित क्वथनांक हो और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन किए एक साथ वाष्पित हो जाएं, एक साथ वाष्पित हो जाएं। जैसे अगर इसका 35 है तो 35 पे जैसे ही गर्म करेंगे तो ये ए और बी एक साथ उड़ जाएंगे, ए और बी एक साथ उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ए पहले उड़े बी बाद में उड़े, जनरली यही होता है भाई, दोनों का अलग अलग है। तो एक जैसे इसका 40 है तो जैसे इसको 40 डिग्री मिलेगा ये 40 पे उड़ जाएगा, फिर जैसे टेम्परेचर 50 होगा 50 पे बी के अणु उड़ने लगेंगे, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो स्थिरक्वाथी विलयन है वो एक ही क्वथनांक बिंदु पर एक साथ उड़ जाएंगे।
ठीक है। तो ये होता है स्तरक्वाथी विलयन। देखो अब इस मिश्रण की कुछ मुख्य विशेषताएं समझ लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो कह रहे हैं कि समान संगठन, कांस्टेंट कंपोजिशन, उबालने पर द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में मिश्रण का संगठन, कंपोजिशन एक समान बना रहता। इस लाइन को कैसे समझे? जैसे मान के चलो कि विलयन में यहाँ से, जैसे ये विलयन है, इसका आप 10 ml निकाल लो। जैसे हमने यहाँ से 10 ml ले लिया द्रव, दोनों का मिश्रित ले लिया, 10 ml ले लिया, फिर हमने इसको गर्म किया, क्वथनांक बिंदु पर इसकी वाष्प बनी, उस वाष्प को हमने 10 ml ले लिया। किसको ले लिया? वाष्प। भाई दोनों का क्वथनांक सेम है तो दोनों उड़ेंगे, ए के भी अणु उड़ेंगे, बी के भी अणु उड़ेंगे और एक ही क्वथनांक बिंदु पर उड़ेंगे। ठीक है, तो 10 ml इन्हीं द्रवों की हमने मिश्रण को द्रव ले लिया, विलयन ले लिया, 10 ml वाष्प ले लिया, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा होगा। दोनों का कंपोजिशन एक जैसा होगा। मतलब मान के चले उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर अगर ए जो है, ए और बी टोटल 100% मान लो, तो अगर यहाँ पर ए 40% है तो और बी यहाँ पर कितना है? 60% होगा। तो यहाँ पर भी वाष्प अवस्था में भी 10 ml में ए 40% होगा, बी 60% होगा। दोनों का संगठन समान मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो इस लाइन का यही अर्थ है। एक बार फिर देख लें, कांस्टेंट कंपोजिशन, उबालने पर द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में मिश्रण का संगठन एक समान बना रहता है। ठीक है, एक समान मिलेगा, चेंज नहीं होगा। अगला कैरेक्टर देखें, स्थिर क्वथनांक, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसा हमने बताया, यह मिश्रण एक निश्चित तापमान पर किसी शुद्ध पदार्थ की तरह उबलता है। एक निश्चित तापमान पर जब इसको गर्म करेंगे तो ये शुद्ध पदार्थ की तरह उबलेगा, दोनों का एक होगा, अर्थात दोनों द्रव पदार्थों का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट मिश्रण में समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। जब मिलाया था तब दोनों अलग अलग थे, लेकिन हो एक ही गया। क्यों हो गया उसको आगे बताएंगे, अभी केवल इतना जान लें। ठीक है, तो स्थिर क्वथनांक होता है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें आसवन की सीमा, तीसरा इनका कैरेक्टर देखें, आसवन की सीमा, लिमिट ऑफ डिस्टिलेशन, अर्थात चूंकि वाष्प और द्रव का संगठन एक जैसा है, दोनों का संगठन एक जैसा है, इसीलिए इन्हें साधारण आसवन विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा अलग भी नहीं होंगे। भाई ये कहो कि हमने ए और बी को आपस में मिला दिया है तो ए और बी को हम अलग कर लें, बी इसमें रह जाए, ए इसमें रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता जब दोनों का क्वथनांक अलग होता। अगर इसका 40 होता ए का और इसका 85 होता, अगर ये स्तरक्वाथी विलयन ना बनता, ठीक, तो 40 पे जैसे ही इसको गर्म करते तो 40 पे ए सब उड़ जाता, तो फिर उसकी वाष्प इकट्ठा कर लेते, ए पृथक हो जाता, तो यहाँ बी रह जाता। 50 तक हम पहुँचने ही नहीं देते, टेम्परेचर 40 पे फिक्स कर देते, ठीक, तो ए अलग हो जाता, 40 पे 50 पे में ये मिल जाता। लेकिन अब ये दोनों एक ही ताप पे उड़ रहे हैं, दोनों का क्वथनांक बिंदु एक ही, ए भी जा रहा है, बी जा रहा है, और जो ऊपर वाष्प बन रही है उसमें भी इनका संगठन समान है, तो इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि साधारण आसवन विधि द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड द्वारा, दे आर नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए कुछ अन्य टेक्निक्स हैं, तो वो हाई लेवल की है, बीएससी लेवल की है, इंटर लेवल पर केवल इतना ही जान लें कि इन्हें आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, बस बात खत्म। इतना जान लिया तुमने, बहुत कुछ जान लिया इंटर के बच्चे ने, क्योंकि शिक्षा की पोजीशन आज के समय में बहुत खराब है। बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता नहीं है, बच्चा केवल उतना ही पढ़ना चाहता है कि जितने से वो पास हो जाए, अच्छे नंबर ले आए, बस। क्यों? आज का बच्चा नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता है, आज के समय का बच्चा पढ़ता है केवल वो कागज के लिए, डिग्री मिल जाए, मार्कशीट मिल जाए, हम पास हो जाए, बस। तो नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ना चाहता है, तो केवल उतना ही पढ़ दिया जाए जितने से वो पास हो जाए। ज़्यादा डिटेल में आने की क्या जरूरत, बताने को तो और भी डिटेल में बताया जा सकता है। ठीक, चलें, अच्छा आगे बढ़े। अब देखो स्तरक्वाथी मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखें स्तरक्वाथी मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखो पहला है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हमने बताया कि अगर घट रहा है टेम्परेचर तो न्यूनतम वाला बढ़ रहा है तो अधिकतम, बस बात खत्म। देखो इस मिश्रण का क्वथनांक इसके दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होगा। कैसा होगा? कम। जैसे हमने बताया कि ए घटक का हमने लिया था 40, बी घटक का हमने लिया था 50। अब जो हमारा विलयन बनेगा ए और बी,
उसका हो सकता है कि वो 35 डिग्री ही रह जाए, तो कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। अच्छा, यह उन विलयनों द्वारा बनता है जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। इस बात को ध्यान रखना होगा। उदाहरण कौन से? एथेनॉल और जल का मिश्रण। एथेनॉल को मिला दो जल में तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूनतम क्वथनांक वाला या न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। ठीक, अधिकतम वाला अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण इसमें बढ़ जाएगा। बस क्या होगा? इस मिश्रण क्वथनांक इसके दोनों घटकों क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ 50 और 40 है तो हो सकता है यहाँ पे 55 हो जाए, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 60 हो जाए। ठीक, अब ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों घट रहा है, इसको भी हम बताएंगे। देखें, यह मिश्रण उन विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसा दर्शाते हैं? ऋणात्मक विचलन। जैसे नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और जल को आप मिला दीजिए, ऐसा विलयन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें, अब देखें ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे की वजह, इनका क्यों टेम्परेचर समान हो जाता है। देखें, इसमें बहुत अच्छे से हमने लिख रखा है, सरल से सरल भाषा में। देखें, पहली बात तो ये है, ऐसे समझ लें कि क्वथनांक बढ़ और घट क्यों रहा है, क्वथनांक बढ़ और घट क्यों रहा है। तो इसका कारण जैसे ये है कि मान के चलो A है और A है, B और B के अणु हैं, और जब हमने दोनों को मिला दिया तो A और B के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम करने लगा। मतलब शुद्ध अवस्था में A और A के मध्य के अणुओं के मध्य आकर्षण बल काम कर रहा था, B में जब थे तो B और B अणुओं के मध्य काम कर रहा था। विलयन में ये दोनों तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में ये और करने लगेगा। विलयन में हम इसकी बात करते हैं, इनको नहीं, क्योंकि ये तो सेम रहते हैं। इनमें देखते हैं कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, इससे चीजें सेट होती हैं। ठीक, तो अगर A और B के अणुओं के मध्य अगर ये आकर्षण बल बढ़ गया तो जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आ जाएंगे तो उनके मध्य क्या होगा? उनके मध्य आकर्षण बल तेजी से काम करेगा। और अगर हमें अणुओं को वाष्प के रूप में उड़ाना है तो वाष्पन की दर हमें बढ़ानी है, वाष्प दाब बढ़ाना है, तो ये आकर्षण बल कम करना होगा ना। ये आकर्षण बल जो कार्य कर रहा है इसको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। तोड़ने के लिए हमें क्या लगानी होगी? ज्यादा ऊर्जा लगानी होगी, और ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो भाई क्वथनांक बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात है। अगर आकर्षण बल बढ़ा है तो इसका मतलब इन्हें अलग करने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो वो किस रूप, तभी तो हम कह रहे हैं क्वथनांक बढ़ जाएगा। और अगर ये आकर्षण बल घट गया A और B के मध्य तो फिर हमें जो है कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्वथनांक कम लगाना पड़ेगा, जो वाष्पन होगा वो कम ही टेम्परेचर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से ध्यान रखें, वही बातें हमने यहाँ लिख रखी। चलो देखें, यह मिश्रण इस तरह के व्यवहार स्थिर क्वथनांक इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बदल जाता है, उसी में चेंज आया, आकर्षण बल के बदलने की वजह से ये सब हुआ खेल। ठीक है, देखें, इसे समझने के लिए दो मुख्य कारण हैं। देखें, अणुओं के बीच की पकड़ यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जब हम दो अलग अलग द्रवों मान लीजिए A और B को मिलाते हैं तो उनके बीच नया आकर्षण बल पैदा होता है। दोनों को मिला दिया तो एक नया आकर्षण बल पैदा हुआ A और B के मध्य, तो या तो ये ज्यादा होगा या कम होगा, नया हुआ। ये तो पहले वाले पहले जैसे बने रहे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, अगर A और B के बीच का आकर्षण बल उनके अणुओं B और B के मुकाबले कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर। जैसा हमने बताया कि अगर आकर्षण बल ये कमजोर है तो फिर क्या होगा? कम टेम्परेचर लगाना होगा, कम टेम्परेचर पे ये जो है उबलने लगेंगे। तो अणु आसानी से भाप बनकर उड़ना चाहता है, आसानी से भाप बनकर उड़ जाएगा। इससे वे कम आसानी से भाप बनकर उड़ना चाहते हैं, उड़ जाएगा, जिससे उनका जो BP है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। है वो समझ? बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कम हो जाएगा। चलें, अच्छा, अब इसका जस्ट अपोजिट कर दें, ऋणात्मक। अगर A और B के बीच का आकर्षण बहुत मजबूत है, यानी कि ये जो A और B के मध्य जो आकर्षण बल काम कर रहा है, नया काम करने लगा, अगर ये आकर्षण बल बढ़ गया तो इसका मतलब BP भी बढ़ जाएगा, BP भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे 40-50 लिया था, हो सकता है 55-60 हो जाए, तो इसीलिए हो जाता है। तो अणु एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं
उन्हें भाप बनाने के लिए ज़्यादा गर्मी की जरूरत होती है, ज़्यादा ऊष्मा लगानी पड़ती है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिरपाती मिश्रण मिलेंगे और घट रहा है तो न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिरपाती मिश्रण मिलेंगे। अब देखिए, वाष्प और द्रव का एक जैसा होना एक ये भी कारण है। एक खास अनुपात कंपोजिशन पे पहुंचने के बाद मिश्रण की वाष्प वेपर में भी वही प्रतिशत होता है जो द्रव में होता है, ठीक है, वही मिश्रण होगा। साधारण घोल में उबालने पर वह चीज पहले उड़ती है जिसका क्वथनांक कम हो। ये नॉर्मल बात दे रखी है कि जैसे घोल हमने बना लिया है तो सबसे पहले वह चीज उड़ेगी जिसका क्वथनांक कम होगा। जैसे ए और बी को मिलाया तो ए का 40 है, बी का 50 है। अगर ये स्थिरपाती मिश्रण ना बनाए तो 40 डिग्री पे ए वाला उड़ जाएगा पहले सब, और जैसे ही टेम्परेचर 50 पे पहुंचेगा बी वाला उड़ने लगेगा। पहले कौन उड़ा? ए वाला। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक कम था। लेकिन एजियोट्रॉप में क्या है, दोनों घटक एक साथ एक ही अनुपात में उड़ते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, एजियोट्रॉप में दोनों घटक एक साथ एक ही अनुपात में उड़ रहे हैं, ठीक भाई, उनका क्वथनांक एक जैसा है इसलिए उड़ रहे हैं। इसीलिए उबालने के बाद भी बर्तन में बचे हुए घोल का अनुपात नहीं बदलता है। बचे हुए बर्तन में घोल का अनुपात नहीं बदलेगा। जो उस वाष्प का अनुपात होगा, जितना ए और बी जो है वाष्प में होगा उतना ही ए और बी जो है द्रव में होगा, ठीक। तो ये हो गया स्थिरपाती विलयन, ठीक है। चलें, अच्छा सरल उदाहरण जैसे आप समझ लें। जैसे अगर आप पानी और नमक को उबालें तो पानी उड़ जाएगा। पानी अच्छा यहाँ पे कैसा है? अवाष्पशील है। पानी कौन सा है? अवाष्पशील। एक बात और बता दें, अवाष्पशील कौन से होते हैं? जैसे देखो यूरिया अवाष्पशील होता है, ठीक। नमक यानी NaCl ये अवाष्पशील होता है। ग्लूकोज ये भी कैसा है? अवाष्पशील होता है। तो ये सब हमारी चीजें कैसी हैं? अवाष्पशील हैं, ठीक है, ये उड़ती नहीं है। जब इनका घोल बनाया जाए, जैसे नमक को पानी में डाल के घोल बनाओ तो नमक ना कभी नहीं उड़ेगा, पानी से बढ़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो भाई कह रहे हैं अगर आप पानी को नमक को उबालें तो पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। लेकिन एजियोट्रॉप जैसे 95% एल्कोहल को उबालने पर जो भाप बनेगी उसमें भी 95% एल्कोहल ही होगा, इसीलिए इन्हें अलग करना मुश्किल होता है। तो उदाहरण से और चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो ये सामान्य बात दे रखी है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होते हैं वो हमने बताया कि यूरिया, नमक, ग्लूकोज ये अवाष्पशील हैं, ठीक है। तो अगर इनको जो है एजियोट्रॉपिक विलयन है, जैसे 95% एल्कोहल का है, तो 95% जो भाप बनेगी उसमें भी 95% एल्कोहल होगा, 5% में पानी होगा, और जो द्रव होगा उसमें 95% एल्कोहल होगा, 5% पानी होगा, ठीक। तो ये हो गए एजियोट्रॉप, ठीक है। चलो अच्छा, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में जो भी हमें टॉपिक कवर करने थे वो हमने टॉपिक सभी कवर कर लिए हैं, अपने हिसाब से बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में जो है इसी के आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो है उन्नयन, ठीक है, या जो विलयनों के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम जो है हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, कथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे, पराशर दाब पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर थोड़ा ही रह गया है, ठीक है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में हम राल्ट का नियम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहें, जुड़े रहें। सभी बच्चे जो हैं अपने हाथ से अपनी कॉपी में ये नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, खुश रहें, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, ठीक है। चलें, गुड बाय।